हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम लाइट चैप्टर के अंदर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का केस पढ़ेंगे। ठीक है। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है बेसिकली प्रिज्म क्या होता है। ठीक है। तो प्रिज्म जो है वो एक हट, ठीक है, झोपड़ी की तरह की एक शेप होती है बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म जो होगा आपके, थोड़ा सा मैं 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक तरह से इस तरह से एक आपके ट्रायंगुलर शेप जो है वो 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तरह से हट की जैसी शेप लेती है। ठीक है। तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, हमें इसका सामने वाला पार्ट देखना है। अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, केवल एक ट्रायंगल। ठीक है। तो जब भी हम प्रिज्म बनाएंगे तो केवल हम इस वाले डायग्राम को बनाएंगे, यानी एक ट्रायंगल को बनाएंगे। ठीक है। इस ट्रायंगल से रिफ्रैक्शन का केस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि पीछे वाला शेप हमें दिखाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब जब भी मैं कोई लाइट रे इस पर गिरा रहा हूँ, ठीक है, तो लाइट रे पूरी सरफेस पर गिर रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये जो आपकी इधर वाली जो रेक्टेंगुलर सरफेस है उसके ऊपर लाइट रे गिर रही है। ठीक है। ना कि केवल एक लाइन के ऊपर लाइट रे गिर रही है, ये आपको समझना होगा। ठीक है। तो ये 2D स्ट्रक्चर है जिसमें हम लाइट रे यहाँ पर गिरा रहे हैं, और लाइट रे जो है वो यहाँ पर गिर रही है इस सरफेस के ऊपर। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर जो मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, ग्लास। और बाहर क्या है, एयर या वैक्यूम। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लाइट रे एयर टू ग्लास जाएगी पहले। ठीक है। तो यहाँ एयर टू ग्लास जा रही है। उसके बाद लाइट रे जो है वो अंदर बैंड हो जाएगी। ठीक है। बैंड होने के बाद फिर उसके बाद वापस से ग्लास टू एयर बाहर निकलेगी। ठीक है। ग्लास टू एयर बाहर निकलेगी। तो इसमें बेसिकली दो इंक्लाइंड सरफेस से रिफ्रैक्शन का केस है ये। ठीक है। प्रिज्म क्या है, बेसिकली दो इंक्लाइंड सरफेस से रिफ्रैक्शन का केस है। ठीक है। इसमें आप जरूरी नहीं है प्रिज्म जो है वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ही लो। ठीक है। हो सकता है आपकी जो एक ग्लास स्लैब है, अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर ग्लास स्लैब के बारे में। ठीक है। तो सपोज करो कि आपकी ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में भी अगर लाइट रे सपोज यहां से एंटर करके और यहां से निकल जाए, ठीक है, तो उस केस में भी ये प्रिज्म की तरह ही काम करेगा। तो इसका मतलब प्रिज्म का ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम ट्रायंगुलर शेप ही होनी चाहिए। ठीक है। या इस पर्टिकुलर शेप को ही अपन यहाँ पर प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है। जो रिफ्रैक्शन का केस अपन कंसीडर करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाला, ठीक है, उस केस के अंदर हमें कोई भी दो इंक्लाइंड सरफेस लेनी है। ठीक है। तो कोई भी दो इंक्लाइंड सरफेस से रिफ्लेक्शन लेना है जिन दोनों के बीच में अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री बन रहा हो। ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बन रहा हो अगर दो इंक्लाइंड सरफेस से, और उनके थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो हम प्रिज्म से रिफ्लेक्शन में ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिज्म से रिफ्लेक्शन का केस अपन एक एक करके कंसीडर करने वाले हैं। पहले बताओ, आपको प्रिज्म समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपन। तो यहाँ पर मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है। अब यार, ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब है ऐसी लाइट
जो सिंगल वेवलेंथ कंटेन करती हो, यानी ऐसी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। आप सिंपल बात भाषा में बात करें तो सिंगल कलर वाली लाइट, जैसे आपने केवल ग्रीन कलर की लाइट डाल दी, केवल रेड कलर की लाइट डाल दी, ठीक है। तो एक सिंगल वेवलेंथ वाली, जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ हो, उस लाइट में एक से ज्यादा वेवलेंथ मिक्स नहीं हो रही हो, इस तरह की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ही है व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनी होती है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनमें से केवल एक कलर की बात कर रहे हैं, एक वेवलेंथ की ही बात कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल वेवलेंथ वाली जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, उसको यहाँ पर डाल रहा हूं, तो उस केस में वो जो लाइट है, अब ध्यान से समझना, ये आपके पास प्रिज्म है, ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ है मान लेते हैं, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। तो अब इस केस में जो सिंगल कलर वाली लाइट है या सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, ठीक है, इनफैक्ट वैसे एक कलर में भी बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है, ठीक है, पर यहाँ अपन सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हमने यहाँ पर डाली और उसके बाद उसको एयर से ग्लास में डाला, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ये हो गया तो ये एंगल आई कहलाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे, इसको अपन R1 बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ये जो आगे जाएगी, ठीक है, तो इस एसी सरफेस के लिए, ये जो ए से सी तक की सरफेस है, इस एसी सरफेस के लिए ये रे किसकी का तरह काम करेगी, इंसिडेंट रे की तरह। किसकी तरह काम करेगी, इंसिडेंट रे की तरह। यानी कि इस केस में बेसिकली दो रिफ्रैक्शन के केस हो रहे हैं, ठीक है, दो रिफ्रैक्शन के केस हो रहे हैं। एक ए बी सरफेस पर जब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, दूसरा एसी सरफेस पर जब लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है। तो अब हम सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जब लाइट रे ग्लास से एयर में एसी सरफेस के थ्रू जा रही है। अब मैं इस सरफेस पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। नॉर्मल का मतलब आप समझते ही सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है भाई ये, है ना, ठीक है। अब ये जो सरफेस है ये इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, ठीक है। तो इस इंसिडेंट एंगल को हम R2 नाम दे देते हैं, ठीक है। कई बच्चों के सब दिमाग में सवाल आता है, सर ये R2 क्यों बोला, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो हम आई से बताते हैं, तो देखो नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, पहली बात तो, ठीक है, IR, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से बताते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल को R से बताते हैं। पर इसमें जो फॉर्मूले मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, उसमें ये दोनों एंगल हमेशा साथ साथ आएंगे, तो सिंप्लिसिटी के पर्पज से, ठीक है, ताकि आप फॉर्मूले को बड़े आराम से याद कर सको, इसलिए इसका नाम अपन ने R2 दे दिया, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एसी सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट मीडियम में जा रही है, यानी एयर के अंदर जा रही है, एयर में जाएगी तो उस केस में इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम आई डैश नाम देंगे। फिर से आई डैश क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो आई डैश इसको नाम दे दिया, है ना। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, ई। कुछ बुक्स में आई डैश मिलेगा, कुछ बुक्स में ई मिलेगा, ठीक है। क्यों ई, क्या, ई का मतलब है एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। अब ये एंगल ऑफ एमरजेंस क्या होता है भाई, ठीक है। एंगल ऑफ एमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जो लाइट रे इस प्रिज्म में एंटर करी है, वो लाइट रे फाइनली एसी सरफेस से बाहर निकल गई, यानी इस प्रिज्म से बाहर निकल गई, यानी ये रे जो बाहर निकली है, इस रे को हम एमरजेंट रे बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फाइनली प्रिज्म से बाहर निकल गई, तो इसे हम एमरजेंट रे बोलेंगे। और एमरजेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल आएगा उसे एंगल ऑफ इमरजेंस आई डैश या ई बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो अब एक और टर्म आती है इसके अंदर, ध्यान से समझना, डेविएशन एंगल। क्या होता है, डेविएशन एंगल, ध्यान से सुनना। डेविएशन एंगल क्या होता है, अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दूं और एमरजेंट रे को पीछे हटाऊं, तो एक्चुअली ये जो इंसिडेंट रे से एमरजेंट रे की तरफ जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। इसको हम डेल्टा सिंबल से बताते हैं, ठीक है, डेल्टा सिंबल होता है, ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये डेल्टा कहलाता है।
ठीक है, तो इसे हम डेल्टा सिंबल से बताते हैं, ये डेविएशन एंगल कहला रहा है। डेविएशन मतलब जो मुड़ जाना। तो बेसिकली जो आपकी इंसिडेंट रे थी, वो इंसिडेंट रे फाइनली सीधी जाती जाती इतनी टोटल मुड़ गई इस प्रिज्म की वजह से। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी यूं निकल जाती, तो ये इस प्रिज्म की वजह से इतनी टोटल मुड़ गई, इसलिए इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करना अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, एक और टर्म आती है इसके अंदर, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला एंगल कहलाएगा। ये वाला ही क्यों भाई, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या डिफाइन होता है कि प्रिज्म अपन ने बताया था दो इंक्लाइंड सरफेस जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है उनको प्रिज्म कहेंगे, और उन दोनों इंक्लाइंड सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, जिन दो इंक्लाइंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। इसको हम एंगल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए कैपिटल ऐसे इसको डिनोट करेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये रे ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल ही जाए, कहीं भी जा सकती है ये। ठीक है, इधर यूं करके कैसे भी जा सकती है। ठीक है, ये तो हम डायग्राम को एक बढ़िया तरीका से समझाने के लिए हमने लगभग पैरेलल ले लिया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो डायग्राम तो हमें समझ में आ गया भाई, है ना। अब इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं ताकि हमें डेरिवेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं अपन पी क्यू। ये पी क्यू आपकी इंसिडेंट रे हो गई भाई। ठीक है, क्यू से आर, ठीक है, ये क्यू आर आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई भाई। आर से एस, ठीक है, आर एस आपकी इमर्जेंट रे हो गई भाई। ठीक है, तो पी क्यू आर एस ये टोटल जर्नी ऑफ दिस रे हो गई, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और थोड़े नाम दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा अपन को एक दो पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी। ये ए बी सी तो दे ही दिया। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं, सपोज एक्स बोल देते हैं, और इसको अपन वाई बोल देते हैं। ठीक है, चलो, तो सारे पॉइंट्स लगभग सबके अपन ने कुछ ना कुछ नाम दे दिए, है ना। आगे बढ़ते चलो। अब हमारा टारगेट क्या है, पहले ये सोच लेते हैं अपन। हमारा टारगेट क्या है, हमें एक तो डेल्टा फाइंड आउट करना है, एक हमें एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक हमें फाइंड आउट करना है इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, ये हमें तीन चीजें पता करनी है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब क्या करें। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं। ठीक है, ध्यान से देखो, ए क्यू वाई आर ए क्यू वाई आर ए क्यू वाई आर ए। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा भाई, 360 डिग्री। ठीक है, इनके चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। अच्छा, अब इसमें से ध्यान से देखो तो ये एंगल Q और ये एंगल R, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो सरफेस से एंगल बनाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा पूरा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, चार एंगल बन रहे हैं। एक तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू वाई प्लस एंगल वाई प्लस एंगल वाई आर ए। इन चारों का सम कितना होना चाहिए आपके, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है भाई, 360 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इसमें से ये जो ए क्यू वाई है और जो वाई आ रहे हैं, ये दोनों कितने हैं भाई, ये दोनों है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये टोटल कितना हो गया, 180। यानी मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल वाई इक्वल टू, ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, और 180 इधर चला जाएगा तो 360 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 180। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई भाई। क्लियर हो गया अपन को यहां तक। ठीक है, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल वाई प्लस 90 इक्वल टू 360। तो ये 90 और 90 180 उधर चला गया, 360 में से माइनस हो गया, एंगल ए प्लस वाई इक्वल टू 180। यानी इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है भाई,
अब ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल भाई, ट्राइंगल क्यू वाई आर क्यू, ठीक है, क्यू वाई आर क्यू, ठीक है, ये जो आपका ट्राइंगल है क्यू वाई आर क्यू, ठीक है, क्यू वाई आर क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल, ध्यान से देखना, एंगल ये वाला एंगल कितना है R1, ठीक है, प्लस एंगल Y प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई भाई, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, R1 ये वाला एंगल, इसको Y बोल दिया अपन ने, और R2, इन तीनों का सम कितना हो गया 180, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है एकदम, है ना। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करो, इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है 180 180, एंगल Y भी बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 का कंपैरिजन कर दो आप, कंपैरिजन करने पर आपको समझ में आएगा कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए R1 प्लस R2 के, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये रिलेशन एक तो हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक टारगेट तो पूरा हो गया भाई, अपन को एंगल ए निकालने का काम तो हो गया, है ना। प्रिज्म एंगल की वैल्यू, एंगल ए क्या था प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो ये प्रिज्म एंगल की वैल्यू अपन ने निकाल ली भाई, ठीक है, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल की वैल्यू आ गई भाई R1 प्लस R2 के बराबर होगी, ठीक है। प्रिज्म एंगल किसके बराबर होगा R1 प्लस R2, मैंने कहा था दोनों में से साथ साथ आएंगे, इसलिए मैंने इसको R1 और R2 नाम दिया था, ठीक है। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, एक रिलेशन आ गया भाई, अपन को याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं डेविएशन एंगल पर, क्या इस पर आते हैं डेविएशन एंगल, ठीक है। डेविएशन एंगल क्या होगा, डेविएशन एंगल ये है डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, अच्छा डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, सोचो सोचो सोचो, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो इसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसको कॉन्सेंट्रेट करो, क्यों कॉन्सेंट्रेट किया मैंने इस पे, देखो ध्यान से, तो डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है, डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अपन ने मैथ्स में पढ़ रखा है यार, है ना। अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दूं तो वो एक्सटेंडेड साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड के साथ, यानी उसी ट्रायंगल की दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनाएगी वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने इस ट्रायंगल की इस साइड को एक्सटेंड करके और ये वाला एंगल बनाया है, यानी डेल्टा क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब हमें मैथ्स की एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि यार जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है वो सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल यानी इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू इसके और इसके सम के बराबर होगा। अच्छा अब ये और ये जो सम है, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल आई है, ध्यान से समझना, ये पूरा एंगल आई है, तो ये भी पूरा कितना होगा आई, उस आई में से ये R1 गया तो ये कितना बचा I माइनस R1, कितना बचा I माइनस R1, ध्यान देना वापस समझा रहा हूं, ये आपके आई है तो ये पूरा भी कितना होगा आई, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, ये आई है तो ये पूरा कितना होगा आई, उसमें से ये R1 गया तो ये कितना बचा, तो ये बचा I माइनस R1, ठीक है, समझ में आ रहा है यार यहां तक। अच्छा इसी तरह से सोचो आप, ये आई डैश है, ध्यान से समझना, ये आई डैश है तो ये पूरा कितना होगा आई डैश, ये पूरा कितना होगा आई डैश, उस आई डैश में से ये R2 गया तो ये कितना बचा, केवल ये बचा आई डैश माइनस R2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, ये है I माइनस R1, ये क्या है आई डैश माइनस R2, और मैं जानता हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से डेल्टा बराबर दिस प्लस दिस,
सम ऑफ वर्टिकली सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यानी डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा क्या है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस आई माइनस आर टू, है ना, आई माइनस आर वन प्लस आई डैश माइनस आर टू। ठीक है, आई डैश माइनस आर टू के बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है यार। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखो, आई प्लस आई डैश, ये आई डैश को और आई को साथ ले लिया अपन ने, आई प्लस आई डैश। अब देखो ध्यान से, क्या बचेगा, माइनस आर वन माइनस आर टू, क्या बचेगा भाई, माइनस आर वन माइनस आर टू, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा आर वन प्लस आर टू। ये लाइन समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, वापस समझाना, आई प्लस आई डैश माइनस आर वन माइनस आर टू, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आर वन प्लस आर टू। अरे यार, इस आर वन प्लस आर टू की वैल्यू तो मैं जानता हूं, जानता हूं नहीं जानता हूं, आर वन प्लस आर टू कितना है बोलो, आर वन प्लस आर टू कितना है बोलो बोलो बोलो, ये रहा, आर वन प्लस आर टू क्या है, एंगल है, अपन ने अभी भी निकाला है यार, है ना। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए। ठीक है, आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये हमारा नया फॉर्मूला डिराइव हो गया। डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। ठीक है जब भी प्रिज्म एंगल या R1 R2 में से कुछ फाइंड आउट करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। और जब भी हमें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, यानी हमें यह पता करना है कि फाइनली जो एमर्जेंट रे है, यानी फाइनली जो प्रिज्म से बाहर निकली है रे, वो हमारी ओरिजिनल रे यानी जो हमारी इंसिडेंट रे है उससे कितना ज्यादा बेंड हो गई है, तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस ए से। किससे फाइंड आउट करेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस ए से। ठीक है, तो इससे हम डेल्टा फाइंड आउट कर लेंगे भाई, है ना, डेल्टा फाइंड आउट कर लेंगे, इससे प्रिज्म एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, आर वन प्लस आर टू, इससे डेल्टा निकाल लेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई अपन को, है ना। चलो अब अपन को क्या है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अपन को एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी, वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सी टर्म है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन तो ये रहा, है ना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए बात करते हैं पहले, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, है ना। अब इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, है ना। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना डेल्टा एम की, ये प्रैक्टिकली आती है मेनली, ठीक है, प्रैक्टिकली आती है। या आप यो कह सकते हो, फिर दूसरा तरीका भी होता है इसको फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसका मैक्सिमा मिनिमा वगैरह निकालना पड़ता है। ठीक है, पर यूजुअली अपन जो लैब में इसको करते हैं तो प्रैक्टिकली हम डेल्टा मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली जो एंगल आई है उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, इसको इंसिडेंट रे को हम अलग अलग एंगल पे बेंड करते जाते हैं, और जब इसको अलग अलग एंगल पे बेंड करेंगे तो क्या होगा, एंगल आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। अब एंगल आई की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके आर वन भी चेंज होएगा, आर टू भी चेंज होएगा, आई डैश भी चेंज होएगा, है ना, और डेल्टा भी चेंज होएगा। ठीक है, तो हम एंगल आई की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पोंडिंग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जब हम डेल्टा और आई का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली निकाल के, तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का राइट के जैसे शेप का मिलता है। ठीक है, जब हम डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाते हैं, आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी गुड। ठीक है, डेल्टा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको इस तरह से थोड़ा इस लंबा होता है। तो एंगल डेल्टा की वैल्यू और आई के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यानी कि
आई की वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर आई की वैल्यू इतनी है, फिर आई मैंने बढ़ाया, आई वैल्यू बढ़ाया तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। पहले डेल्टा की वैल्यू इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। ठीक है, आई जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। ठीक है, तो आई की एक ऐसी वैल्यू भी आएगी जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। उसके बाद अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है भाई, है ना। जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो डेल्टा की वैल्यू वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो डेल्टा मिनिमम आ रहा था, ठीक है, ये डेल्टा मिनिमम जब भी आ रहा था तब हमने देखा कि भाई आई आर ई में इनमें क्या रिलेशन आ रहा है भाई, आई आर वन आर टू ई, ठीक है, इन सब में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या। ठीक है, तो हमने देखा कि जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो गई थी, ठीक है, जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो गई थी तो जो आई है वो बराबर हो गया था आई डैश के, और जो R1 है वो बराबर हो जाता है R2 के। ठीक है, फॉर डेल्टा मिनिमम की कंडीशन में आई किसके बराबर हो जाता है, आई डैश के, R1 किसके बराबर हो जाता है, R2 के, और ये जो रे है बीच वाली ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। कब पैरेलल होती है ये, जब डेल्टा मिनिमम होता है तभी केवल। ठीक है, तो जो बीच वाली रे है यानी जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन में आई बराबर आई डैश हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को अपन रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस में रखें भाई, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें रखते हैं एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को मैं एक ही रख दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R1। ठीक है, या R भी लिख सकते हो चाहो तो इसको, तो ये हो जाएगा 2R1। ठीक है ना, R1 बराबर कितना हो जाएगा, A/2। R1 बराबर कितना हो जाएगा, A/2, है ना। दूसरा, इस कंडीशन में आ जाओ, इसके अंदर पुट करो ये वाली कंडीशन, डेल्टा की नहीं रखेंगे अब, याद रखना। ठीक है, ये हर एक डेल्टा के लिए वैलिड है, और अब जब मैं लिखने जा रहा हूँ केवल डेल्टा मिनिमम के लिए वैलिड है। तो डेल्टा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, डेल्टा मिनिमम बराबर आई प्लस आई डैश, आई डैश की जगह भी मैं आई ले लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए। ठीक है, आई प्लस आई कितना हो गया, 2i। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए। ठीक है, अब इस माइनस ए को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम, क्योंकि माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो ये जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, आई की वैल्यू आएगी ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, है ना। ये माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो गया तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बन गया। 2i में से 2 नीचे चला गया तो a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। अच्छा, तो हमें i भी मिल गया, हमें R1 भी मिल गया। अब वापस इस डायग्राम पे आ जाते हैं, देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना था, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं मैं n प्रिज्म np। ठीक है, और सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूं ns। ठीक है, सराउंडिंग के लिए s यूज कर लिया मैंने, है ना। अब देखो इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा दो। मेरा टारगेट क्या था, इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फाइंड आउट करना है, यानी मुझे np अपॉन ns पता करना है। ठीक है, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी मुझे np अपॉन ns पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, np अपॉन ns पता करना है, ध्यान से देखना। तो np अपॉन ns, ठीक है, जिसे मैं बोल सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इक्वल टू np अपॉन ns। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ से। यहाँ पर r कितना है, R1। ठीक है, इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं, साइन आई बाई साइन आर, r की जगह क्या रख दिया, R1। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, अब i और r की वैल्यू डाल दो, हो गया अपना काम। ठीक है, np s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ये प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया। ध्यान देना, लेकिन इसके अंदर केवल डेल्टा मिनिमम यूज करना है, डेल्टा यूज नहीं करना। ठीक है, एनपीएस इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, प्रिज्म एंगल, डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 2i माइनस ए। ठीक है,
तो इस तरह से हम प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके हर तरह की क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ऑल्दो 10th क्लास में आपको डेरिवेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप अगर फॉर्मूला भी याद करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में अपन ने एक प्रिज्म लिया। ठीक है, इस प्रिज्म पर सपोज करो अपन ने व्हाइट लाइट डाली। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या होती है अपन जानते हैं, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर विबग्योर। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है भाई, वॉयलेट की, वेरी गुड। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है भाई, रेड की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वॉयलेट की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लेमडा एक दूसरे से उल्टे चलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की। ठीक है, अब आपने ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन यानी व्हाइट लाइट इस पे गिराया। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये आपका नॉर्मल बना है ना, ये सातों कलर एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल आई की वैल्यू 7 कलर के लिए सेम रहेगी। ठीक है, सभी कलर के लिए एंगल आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, है ना। अब इसमें क्या है, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ध्यान से समझना, एक्चुअली क्या होता है कि एयर और वैक्यूम को तो अपन लगभग सेम मानते हैं। ठीक है, तो उसमें तो ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो 7 कलर हैं वो सारे के सारे सेम एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, एंगल आई की वैल्यू सेम है। लेकिन जो ग्लास है ना, ठीक है, या और कोई मीडियम है, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ यानी अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग है तो इसका मतलब एंगल आई तो सेम था, है ना, n2 अपॉन n1 से अलग अलग है, तो इसका मतलब r की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए r की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए r की वैल्यू अलग अलग आई, इसका मतलब क्या हुआ कि आएंगी तो पैरेलल, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये आपस में पैरेलल नहीं रहेगी और थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सारी तो नहीं बना रहा हूं, है ना, पर सारी अलग अलग एंगल पे आपके डेविएट हो जाएगी। इसके बीच में पूरे 7 कलर होंगे, तो और इनका ऑर्डर होगा नीचे से विबग्योर, यानी वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, और इस डेविएशन को और ज्यादा सपोर्ट करेगा ये वाली सरफेस। ठीक है, क्योंकि इसका नॉर्मल इस साइड में आएगा, तो ये इस डेविएशन को थोड़ा और बढ़ा देगा। ठीक है, इसकी वजह से ये जो आर और वी है ये और ज्यादा डेविएट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं, यानी यहाँ पर एक स्क्रीन पर इमेज लगाऊं, ठीक है, तो वहां पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कलर के में टूट गई जो व्हाइट लाइट आई थी आपके, यानी जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन एक साथ आया था, इस रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से, इस रिफ्रैक्शन, ध्यान देना प्रिज्म में कौन सा फिनोमिना यूज होता है, एक्चुअली रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से ये व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर में टूट गई। ठीक है, जिसका ऑर्डर होगा विबग्योर नीचे से। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना या व्हाइट लाइट का डिस्पर्स हो जाना 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर, ये कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से हमें 7 कलर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसमें डेविएशन एंगल की बात करूं, तो डेविएशन कैसे बनाते थे, याद करो, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देते थे, है ना, और ये जो फाइनली इमरजेंट रे थी उसका एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता था। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन भी हर कलर के लिए अलग अलग आएगा।
बताओ सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? वेरी गुड। ठीक है, वॉयलेट कलर जो है उसका सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, यानी डेल्टा वी। ठीक है, और ये रेड कलर का सबसे कम होगा, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मच ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड कलर। ठीक है, और बाकी सारे कलर जो है उनके बीच में रहेंगे। ठीक है, और ये जो डेविएशन का एंगल होता है, ये वाला एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसको हम डिस्पर्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन एंगल। मतलब ये जो वॉयलेट से लेके रेड है, वो टोटल कितने एंगल के अंदर सातों के सातों कलर आ गए, उस एंगल को अपन डिस्पर्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा। तो क्लियर है डिस्पर्शन अपन को एकदम, है ना? आगे बढ़े। उसके बाद आता है अपने रिकॉम्बिनेशन, इसी का अगला पार्ट है एक्चुअली, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है वापस से रिकम्बाइन कर देना, है ना? वापस से जो व्हाइट लाइट थी उसको आपने 7 कलर में तोड़ा था, अब उन 7 कलर को वापस से मिला दो। वापस मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा? व्हाइट लाइट। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं अपन? तो सिंपल सा है कि आपने ये प्रिज्म है, इसी प्रिज्म के आगे आपने ऐसा ही एक और प्रिज्म उल्टा लगा दिया, तो क्या होगा? अगर आपने इसी के आगे एक और, ये व्हाइट लाइट थी आपके, ये 7 कलर में टूटेगी, है ना? और ये वापस से क्या करेगा? इन 7 कलर को जोड़ देगा। तो इस तरह से जो व्हाइट लाइट चली थी वो फाइनली आपको वापस से क्या मिल गई? व्हाइट लाइट। ठीक है, तो जो आपने तोड़ा था उसको वापस से रिकम्बाइन कर दिया। तो ये रिकॉम्बिनेशन का मेथड होता है। अगर हम इसको थोड़ा और सोचें तो बेसिकली ये क्या बन गया? एक प्रिज्म, ग्लास स्लैब बन गया। और ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है? आपके जो व्हाइट लाइट एंटर करती है वो व्हाइट लाइट की फॉर्म में ही आगे बढ़ती है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकम्बाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है, सिमिलरिटी तो ये है कि जैसे व्हाइट लाइट डिस्पर्शन के अंदर अपन ने व्हाइट लाइट के टुकड़े किए थे, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी तरह से स्कैटरिंग में भी व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में टूटती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डिस्पर्शन किया था, डिस्पर्शन के अंदर जो व्हाइट लाइट था वो क्या कर रही थी? रिफ्रैक्शन के थ्रू 7 कलर में टूट रही थी। और स्कैटरिंग के अंदर जो व्हाइट लाइट है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू 7 कलर में टूटती है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है, डिस्पर्शन में रिफ्रैक्शन होता है और स्कैटरिंग में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो होता क्या है स्कैटरिंग के फिनोमेना में, अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग क्या होता है? बेसिकली स्कैटरिंग में है ना, जैसे जो आपके एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है ना? वो जो डस्ट पार्टिकल हैं, उन डस्ट पार्टिकल से जब लाइट रे टकराती है, वो डस्ट पार्टिकल की साइज काफी छोटी होती है ना? ठीक है, और वो छोटी साइज में भी अलग अलग साइज के डस्ट पार्टिकल होते हैं। कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे नहीं होते, यानी थोड़े बड़े होते हैं उनसे। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल की डिफरेंट साइज होती है, और उनकी साइज लेकिन इतनी छोटी होती है कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की जो डस्ट पार्टिकल होंगे, उनसे जब लाइट रे टकराएंगी तो वो उनको बेंड होके पार नहीं कर पाएंगी। जब वो उन्हें बेंड होके पार नहीं कर पाएगी तो उनसे टकराकर बिखर जाएंगी वो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम अगर हमारे एनवायरनमेंट की बात करें तो नीचे ही नीचे जो एनवायरनमेंट है उसमें भारी वाले डस्ट पार्टिकल होंगे, यानी थोड़े बड़ी साइज के डस्ट पार्टिकल होंगे। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में ऊपर 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 जाते जाएंगे, वैसे वैसे डस्ट पार्टिकल की साइज जो है वो और छोटी, यानी हल्के वाले पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट आएगी, ठीक है, जो व्हाइट लाइट आएगी वो, उसमें जो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी, जो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी वो सबसे पहले स्केटर होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे वाले डस्ट पार्टिकल उसे सबसे पहले स्केटर कर देंगे।
जो बड़ी वेवलेंथ होगी वो तो क्या है, इसके थ्रू बेंड होके आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग बेसिकली स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी स्कैटरिंग कम होगी। तो जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो किसकी होती है, वॉयलेट कलर की, है ना। तो जैसे ही व्हाइट लाइट सन से हमारे एनवायरनमेंट में आएगी तो जो उसमें से जो वॉयलेट कलर है वो सबसे पहले स्कैटर हो जाएगा, यानी वॉयलेट कलर सबसे ऊपर ही बिखर जाएगा, ठीक है, टकरा के स्कैटर हो जाएगा और बाकी कलर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वॉयलेट कलर आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ गैप भी तो होता है, डस्ट पार्टिकल के बीच में बहुत सारा गैप होता है, उस डस्ट पार्टिकल के गैप के थ्रू वॉयलेट कलर भी आगे तो बढ़ेगा, है ना। तो बट बहुत सारा वॉयलेट कलर जो है वो वहां पर उन डस्ट पार्टिकल से टकरा टकरा कर बिखर भी जाएगा। फिर थोड़ा और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी अर्थ के थोड़ा और समीप आएंगे, पास आएंगे, ठीक है, तो हमें थोड़े और बड़े डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, थोड़े और बड़े डस्ट पार्टिकल से थोड़े और बड़ी वेवलेंथ जो है वो स्कैटर हो जाएगी, यानी अब इंडिगो भी हो जाएगी, फिर ब्लू भी हो जाएगी, ठीक है। तो इतने आते आते फिर हमारी आईज जो है वो हमारे स्काई को देखना चालू कर देती है, ठीक है। तो एक्चुअली जो व्हाइट लाइट आई थी वो एनवायरनमेंट के डस्ट पार्टिकल से टकरा के बिखरना चालू होती है, इस फिनोमिना को अपन स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले वॉयलेट बिखरता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक है, तो बाकी बच्चे जो है वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये इसी वजह से इसके जो स्कैटरिंग होती है इसी के डिफरेंट फिनोमेना है, ठीक है। जैसे आपने इसकी कुछ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अपन ब्लू कलर स्काई, स्काई का जो ब्लू कलर है वो भी किसकी वजह से आता है, स्कैटरिंग की वजह से आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वॉयलेट इंडिगो ब्लू है उनका कंबाइंड इफेक्ट हमें दिखाई देता है तो वो ब्लूइश नजर आता है। वैसे भी हमारी आईज जो है वो ब्लू कलर के लिए थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इस वजह से हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट क्लाउड्स, व्हाइट क्लाउड जो है वो भी स्कैटरिंग के कारण दिखाई देते हैं। व्हाइट क्लाउड क्या होते हैं, जहां बहुत सारे बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल एक साथ चलते हैं, ठीक है, उन्हें व्हाइट क्लाउड बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि बड़े डस्ट पार्टिकल है तो क्या होगा, वो व्हाइट लाइट जो आएगी उसके सारे ही कलर को एक साथ स्कैटर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि साइज बड़ी है ना, साइज बड़ी है तो कोई सा भी कलर उससे टकरा के और वहीं का वहीं बिखर जाएगा, वॉयलेट भी बिखर गया, इंडिगो भी बिखर गया, सारे के सारे कलर वहीं के वहीं बिखर गए। तो जब सारे कलर की एक साथ इमेज दिखाई देगी तो वो कैसी दिखाई देगी, व्हाइट, ठीक है। तो इसलिए अपन को वो क्लाउड जो है वो व्हाइटिश नजर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप सपोज करो कि इस कमरे को बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, एकदम अंधेरा कर दो, है ना, एकदम अंधेरा, और बाहर सनलाइट आ रही है ना, इसमें कमरे में एक छोटा सा छेद है, ठीक है, एक वो छोटा सा होल हो रहा है कहीं से, उससे सनलाइट एंटर करेगी, है ना। अब आप ध्यान से देखो उस सनलाइट को, तो आपको दिखेंगे उस सनलाइट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चमकते चमकते से दिखाई देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है इस कमरे में, ठीक है, और सनलाइट आ रही है और बहुत हल्का सा छेद है, ठीक है, तो उस छेद में से जो सनलाइट आएगी वो उसके पार्टिकल जो है वो थोड़े थोड़े चमकते चमकते से व्हाइटिश चमकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो इफेक्ट है, ठीक है, उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो व्हाइटिश पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली वो काफी बड़ी साइज के हैं, ठीक है, नीचे की तरफ है तो काफी बड़ी साइज के व्हाइटिश पार्टिकल हैं। तो जो व्हाइट लाइट आती है ना वो उन पार्टिकल से टकरा के और बिखर जाती है वहीं पर, तो व्हाइट लाइट के सातों कलर एक साथ वहां बिखर जाते हैं, इसलिए वो व्हाइटिश पार्टिकल आपको नजर आते हैं, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये भी बेसिकली किसका इफेक्ट हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या इफेक्ट है भाई, और ले लेते हैं रेडिशनेस ऑफ सन। रेडिशनेस ऑफ सन आपने देखा होगा, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर सन के आसपास का एरिया और सन जो है वो रेडिश नजर आता है आपको, ठीक है, लाल लाल सा नजर आता है ना, जबकि दिन में तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है भाई, सुबह और शाम के टाइम पर ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारी अर्थ है ना, उस अर्थ के इस पार्ट से, होराइजन से, सन सुबह और शाम के टाइम पे सबसे दूर होता है एक्चुअली हमारे पोजीशन से,
दिन में तो वो यहाँ कहीं होता है, तो उससे आने वाली लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबी ट्रेवल करनी पड़ती है, एयर के एटमॉस्फेयर की बहुत लंबी दूरी को इसको ट्रेवल करना पड़ता है सुबह और शाम के टाइम पर। इस वजह से क्या होता है, जो व्हाइट लाइट है वो बहुत लंबी डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में से होती हुई आ रही है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब पहले स्कैटर होके वहीं के वहीं डिसअपीयर हो जाते हैं। तो बहुत पहले स्कैटर हो गए, तो उनकी इंटेंसिटी इतनी बचती नहीं है कि वो हमारे तक आ पाए, ठीक है। जैसे आपके बल्ब अगर बहुत दूर आपसे जल रहा होगा तो वो बल्ब आपको जलता हुआ थोड़ी दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी जो इंटेंसिटी है, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर बहुत पहले स्केटर हो गए हमसे, ठीक है, तो उनकी इंटेंसिटी हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। तो इस वजह से जो सबसे लास्ट में स्केटर होगा ना, वही वाला कलर हमारी आईज तक पहुंच पाएगा। अब अपन ने पढ़ा था स्केटरिंग प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू द पावर 4 1 बाई लेमडा टू द पावर 4। इसका मतलब जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग सबसे लास्ट में होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो विबग्योर में सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है, रेड कलर का। इस वजह से रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे लास्ट में होती है और वो हमारी आइज तक पहुंच जाता है। इस वजह से हमें रेडिशनेस ऑफ सन दिखाई देता है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको स्कैटरिंग समझ में आ गया, प्रिज्म पूरा, डिस्पर्शन इफेक्ट, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन इफेक्ट, ये अपन को क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।